हेलो एवरीवन, मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में हमने कॉस्मोलॉजी अंतरिक्ष विज्ञान कवर कर लिया था, करीब 5 से 6 लेक्चर हुए थे उसके। और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्या, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। किस चीज की शुरुआत करने वाले थे हम आज से? भू आकृति विज्ञान की शुरुआत करने वाले थे। भू आकृति विज्ञान। चलो आज से हम शुरुआत करेंगे भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे कि हमारे अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, हाउ और अर्थ ओरिजिन, हमारे अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी अर्थ जैसी आज दिखती है, जिस तरीके का वायुमंडल पर पृथ्वी पर आज पाया जाता है, जिस तरीके की परतें पृथ्वी में पाई जाती हैं, जैसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं भाई, 3 तरीके की परत पाई जाती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है ना। तो इस तरीके की परतें क्या शुरुआत से ही थी या कुछ समय के अंतराल में बनी या कुछ समय के बाद में बनी? जो पृथ्वी में आज वायुमंडल पाया जाता है, पृथ्वी में आज हम देखते हैं हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, वाटर है। तो क्या ये जब पृथ्वी बनी थी तभी शुरुआत से ही आ गया था, या इसकी अलग अलग लेयर की, अलग अलग चीजों की अलग अलग समय में क्या हुई है, संरचना हुई है? ये हम शुरुआत करेंगे किसमें, जियोमॉर्फोलॉजी में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, क्या रहेगी आज की हेडिंग? आज का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है, एवोल्यूशन एंड इट्स एज, ठीक है। तो हम जानेंगे कि किस तरीके से पृथ्वी का निर्माण हुआ, किस तरीके से पृथ्वी बनी, है ना, और आज की जो पृथ्वी है और उस समय की पृथ्वी किस तरीके से अलग हुआ करती थी, ठीक है। चलो शुरुआत में ही हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, हमारा सोलर सिस्टम बना है, अंतरिक्ष बना है। 3 तरीके की थ्योरी पढ़ी थी हमने। कितने तरीके की? 3 तरीके की। कौन कौन सी थी? सिंगल स्टार, डुअल स्टार, डबल स्टार। सिंगल स्टार थ्योरी किसने किसने दी थी? कांट और लैपलॉक्स ने दी थी, ठीक है। डुअल स्टार थ्योरी किसने किसने दी थी? चैम्बरलिन और जीन्स। और आपकी डबल स्टार थ्योरी किसने दी थी? किसकी थ्योरी एक्सेप्टेबल थी? लिलिटन की थ्योरी क्या थी? एक्सेप्टेबल थी, चलो मान्य थी, ठीक है। यूनिवर्स की संरचना के लिए हमने एक थ्योरी देखे थे, कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी? किसने दी थी बिग बैंग थ्योरी? जॉर्ज लेमेंथर। किसने दी थी? जॉर्ज लेमेंथर ने दी थी, ठीक है। हमने देखे थे कि सबसे पहले अंतरिक्ष को पढ़ने की या कोशिश करने की इसके बारे में किसने शुरुआत की थी? टॉलमी ने। सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? टॉलमी, फिर कोपरनिकस आए, फिर गैलीलियो आए, अलग अलग लोग आए हैं और जिन्होंने अंतरिक्ष को जानने की शुरुआत की है, ठीक है। चलो तो हम देखेंगे कि किस तरीके से पृथ्वी का निर्माण हुआ। ये जो पृथ्वी आज हमें दिख रही है इस तरीके की, वो वास्तविकता में शुरुआत से इस तरीके से नहीं थी। हमारी पृथ्वी क्या थी? एक आग का गोला थी। क्या थी? एक तरीके की एक फायर बॉल थी, एक आग का गोला थी। जिस तरीके से हमारे को चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद जब ठंडी होती है तो ऊपर परत जम जाती है ना, उस तरीके से पृथ्वी की कुछ परतें ठंडी हुई हैं और ठंडी होने के बाद क्या हुई हैं, अलग अलग लेयर में आप पाई जाती हैं। इसीलिए क्वेश्चंस पूछा गया है पीएचडी और दूसरे लेवल के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि क्या पृथ्वी परतों में पाई जाती है? बिल्कुल परतों में पाई जाती है। क्या ये परत एक ही समय में निर्माण हुआ है इनका? नहीं। या 150 साल या 1-2 साल आगे पीछे हुआ है क्या? नहीं। ज्योग्राफी में 10, 20, 100-50 साल की कोई वैल्यू नहीं होती। करीब 200 से 300 करोड़ साल पहले लगे हैं इसमें। कितना टाइम लगा है? 200 से 300 करोड़ साल लगे हैं इस पृथ्वी को, जो आज हम पृथ्वी देख रहे हैं, यह पृथ्वी बनने में, ठीक है। पृथ्वी के उत्पत्ति में सबसे पहला अगर सिद्धांत किसी ने दिया था तो वो किसके द्वारा दिया गया था? बफन। फ्रांस के साइंटिस्ट थे, ठीक है। कहां के थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, कास्ते दे बफन नाम था इनका। 1749 में सिद्धांत आया था। कब आया था? 1749। ज्योग्राफी में ये जो सिद्धांत पढ़ोगे, यहाँ पे आपको डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ये सबसे पहला ट्राई किसने किया है अर्थ के, जो आज की अर्थ हम देख रहे हैं, इस अर्थ के एवोल्यूशन के बारे में जानने में, तो सबसे पहला ट्राई किसने किया है? वफन ने किया है, ठीक है। चलो तो बस एक ही नाम मिलता है आप लोगों को, कौन सा नाम? वफन का नाम मिलता है। उसके बाद ये तीनों सिद्धांत हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। कौन से सिद्धांत है ये? अद्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी संकल्पना और आधुनिक सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत है? 3 तरीके के सिद्धांत देखने को मिलते हैं, मोनोइस्टिक, डुअलिस्टिक और मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बस एक ही चीज आप लोगों को याद रखना है, द बिग बैंग थ्योरी। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कौन सा याद रखना है? द बिग बैंग थ्योरी। मोनोइस्टिक में वो लोग आते हैं जिन्होंने सिंगल स्टार का यूज किया। किसने किसने किया सिंगल स्टार का यूज?
कांट और लेप्लाक्स ने सिंगल स्टार का यूज किया था। द्वैतवादी में वो सब आ जाते हैं जिन्होंने 2 स्टार, फिर वो चाहे डुअल हो चाहे डबल हो, वो सारे आ जाते हैं, जैसे कि चैम्बरलिन, जीन्स और एक और लीलिटन, ठीक है ना। ये सारी 1-2 लोग और आते हैं, लीलिटन की थ्योरी, ये सारे लोगों ने थ्योरी दिए हैं और ये सब किसमें कहलाते हैं, कुछ मोनोइस्टिक संकल्पना वाले कहलाते हैं, कुछ द्वैतवादी और कुछ आधुनिक। वनडे एग्जाम्स के लिए ये वाला पॉइंट में क्वेश्चंस नहीं बनता है एसएससी रेलवे में, लेकिन पीएससी यूपीएससी वगैरह अपर लेवल में क्वेश्चंस ये अक्सर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए कितने सिद्धांत हैं, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए कितने सिद्धांत हैं, ये 3 तरीके के सिद्धांत मिलते हैं जिनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर हो रहा है यहां तक। ये देखो, इमैनुअल कांट, ठीक है ना, लेप्लाक्स, निहारिका परिकल्पना, निहारिका हम पढ़ चुके हैं। निहारिका किसको बोला जाता था, नेबुला को निहारिका बोला जाता था। पूरे स्टार का फॉर्मेशन याद आ रहा है, किस तरीके से किसी स्टार का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद द्वैतवादी संकल्पना में आपका नाम आता है, चैम्बरलिन का नाम आता है, जीन्स का नाम आता है, लीलिटन का नाम आता है, लिट्टी लटन लिखा हुआ है, लीलिटन नाम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। रिमंड का नाम आता है और सुपरनोवा सिद्धांत आता है। सुपरनोवा सिद्धांत के बारे में भी हम देख चुके हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। आधुनिक सिद्धांत में आपको एक नाम याद रखना है, कौन सा, बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी का नाम याद रखना है। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं। क्लियर हुआ यहां तक, समझ में आ गया। बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे 3 चीज। कौन सी 3 चीज पढ़ेंगे, अर्थ आ गई है ना। अब अर्थ का सबसे पहले देखना है आप लोगों को एटमॉस्फेयर, वायुमंडल किस तरीके से आया, ठीक है ना, कि यह जो पृथ्वी का आज वायुमंडल है, जो हम सांस ले रहे हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, यहाँ कपालभाति करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए ये ऑक्सीजन शुरुआत से था कि अभी आया, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे हमें देखने को मिलती है आपके स्ट्रेटा, स्ट्रेटा को ही बोला जाता है परतें, ठीक है, परतें। और समझने के लिए क्रस्ट, मेंटल, कोर, मतलब जो पृथ्वी की संरचना हुई है वो किस तरीके से हुई है। ये अर्थ जिस तरीके से हम खड़े हो पा रहे हैं, आज ठंडी है इसलिए हम इस अर्थ पे क्या हो पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं। बेसिकली बोला जाए तो लिथोस्फीयर, भूमंडल वगैरह, स्ट्रेटोस्फीयर वगैरह वाली चीजें, ये मैं अभी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये पृथ्वी की जो परतें देखने को मिलती हैं ये कैसे आई। और तीसरे नंबर पे आता है ये जो वाटर है या ओशियंस बोल लो, क्या बोलोगे, ओशियन, इन सब का निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से पृथ्वी में पानी की उत्पत्ति हुई, पानी वगैरह वाली चीजें आई हैं। क्लियर हो रहा है यहां तक, समझ में आ गया। ये सारी चीजें हमें देखना है। देखो, आधुनिक समय में यूनिवर्स की उत्पत्ति संबंधी किस थ्योरी को मान्य है, बिग बैंग थ्योरी ही सबसे ज्यादा मान है। और हबल ने यह भी बता दिया था कि ये यूनिवर्स जो है, हमारा सोलर सिस्टम अभी भी क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। और जितना दूर जा रहा है, दूर जाने की गति उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। ये भी हमने किसमें देखा था, जब हबल टेलीस्कोप वगैरह का निर्माण हुआ था, एडविन हबल, शुरुआत में ही हमने कॉस्मोलॉजी में ये सारी चीजें देख लिए थे। क्लियर हुआ यहां तक, समझ में आ गया, ठीक है। चलो इसके आगे देखेंगे। आरंभ में सभी पदार्थ जिनमें ब्रह्मांड बना है एकाकी परमाणु था। एकाकी परमाणु, इसको बोला जाता है सिंगुलैरिटी थ्योरी। क्या बोला जाता है, सिंगुलैरिटी थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बस आप लोगों को कहीं मिलेगा नहीं, बस इतना याद रखना कि सारी चीजें जो पूरी ब्रह्मांड की हो, पूरी पृथ्वी की हो, पूरे यूनिवर्स की हो, पूरी सोलर सिस्टम की चीजें क्यों ना हो, ये सारी चीजें किसी एक से उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी मैंने बताया था, मोतीचूर का लड्डू ले लो, है ना, और वही टूट के उसके मोती क्या हो गए, बिखर गए। समझ में आना ना, उसी तरीके का कुछ सिद्धांत ब्रह्मांड में देखने को मिलता है, यूनिवर्स में देखने को मिलता है कि कोई एक चीज थी, है ना, और ये चीज बहुत ज्यादा हाईली डेंस्ड थी, बहुत ज्यादा घनत्व वाली थी, इसी में किसी तरीके का विस्फोट हुआ है, ठीक है। और ये कोई एकाकी परमाणु से के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक कम एवं तापमान तथा घनत्व अधिक था। डेंसिटी बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, और आयतन वॉल्यूम वाली जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा कम थी, बहुत छोटी सी चीज थी, है ना, वही ब्लास्ट हुई है। तो ये अलग अलग तरीके का यूनिवर्स, अलग प्लैनेट, सोलर सिस्टम्स, कॉमेट्स वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों की देखने को मिलती है। समझ में आ गया। तो सिंगुलैरिटी थ्योरी या एकाकी सिद्धांत या एकाकी परमाणु के बारे में समझ में रहेगा, क्लियर रहेगा। क्या है एकाकी परमाणु, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किसी एक तत्व से हुआ है, ऐसा बोला जाता है सिंगुलैरिटी थ्योरी में। क्लियर हुआ, समझ में आ गया।
चलो लिखते चलना इनको शॉर्ट्स नोट्स में। क्या लिखोगे? एकाकी सिद्धांत क्या है? एकाकी सिद्धांत क्या है? एकाकी सिद्धांत बोलता है, स्टेटमेंट वाइज कथन बना के ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किसी एक परमाणु या किसी एक ऑब्जेक्ट से हुई है। स्टेटमेंट करेक्ट या रॉन्ग? करेक्ट है, ठीक है। ऐसा माना जाता है पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति किसी एक पॉइंट से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वीनस पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है, मतलब वीनस इज द सेकंड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू दी अर्थ। करेक्ट या रॉन्ग? वीनस कैसा है? पहला है, ठीक है ना। हमने देखे पृथ्वी के सबसे पास कौन सा होगा? पहले वीनस, फिर मार्स, फिर मरकरी, फिर जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके के कथन बना के, स्टेटमेंट बना के ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंगुलैरिटी थ्योरी किससे रिलेटेड है? कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड है। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बिग बैंग की प्रक्रिया में इसमें भीषण विस्फोट हुआ और इस प्रकार प्रक्रिया में बृहत विस्तार हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ते चले गए और आज जो चीजें आप देख रहे हो वो सारी चीजें हमें देखने को मिली, ठीक है। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है, हमने कॉस्मोलॉजी में देख लिया। ये सारी चीजें आज भी क्या हो रही हैं? बढ़ती चली जा रही हैं। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ऐसे पदार्थों का निर्माण हुआ जिससे क्या हुआ है? हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर बना है, सोलर सिस्टम बना है, अलग अलग प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। चलो अब चीजें शुरुआत होती है अर्थ के बारे में। ये तो थोड़ा सा हमने ओवरव्यू देख लिया कि किस तरीके से कॉस्मोलॉजी से अर्थ आई और बाकी चीजें आई। खगोलीय साक्ष्य, भूवैज्ञानिक साक्ष्य। देखो अर्थ की उत्पत्ति के ना अलग अलग तरीके के हमें क्या मिलते हैं? अलग अलग तरीके के सोर्सेज मिलते हैं कि एविडेंस कहां से मिले हैं। देखो संपूर्ण सृष्टि के विकास का ज्ञान, संपूर्ण सृष्टि के विकास का ज्ञान कहां से हुआ माना जाता है? देखो संपूर्ण सृष्टि के विकास का ज्ञान हमें पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास से अध्ययन होता है, किंतु पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, उसकी आयु कितनी है, यह प्रश्न आज तक सटीक उत्तर कोई भी नहीं दे पाया। देखो माना ऐसा जाता है, अलग अलग थ्योरी हैं। कुछ लोग बोलते हैं पृथ्वी की आयु उतनी ही है जितनी सन की आयु है, जितनी सूर्य की आयु है, दूसरे ग्रह की आयु है, उतनी ही किसकी आयु है? पृथ्वी की आयु है। तो अलग अलग इस पे क्या आते हैं? सिद्धांत आते हैं। कोई एक थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जब यूनिवर्स बना तभी क्या बन चुकी थी? अर्थ बन चुकी थी, लेकिन उस समय की अर्थ अलग थी और आज की अर्थ अलग है। देखो पृथ्वी शुरुआत में किस तरीके की थी? एक आग का गोला था, ठीक है। पृथ्वी क्या था? एक आग का गोला। देखो इस तरीके से माना जा सकता है कि शुरुआत में पृथ्वी इस तरीके की थी, रहने लायक की नहीं थी। आज पृथ्वी किस तरीके की है? इस तरीके की है, ठीक है। ऐसा कैसे हुआ? इतने ज्यादा चेंजेस कैसे आए, इसको समझते हैं, ठीक है। देखो अलग अलग तरीके के सिद्धांत। सूर्य तथा एज की बात करें तो सूर्य तथा अन्य तारों की आयु, मतलब पृथ्वी की आयु कितनी है? एज लाइक सन एंड अदर स्टार्स, एज लाइक सन एंड अदर स्टार्स, ठीक है। एक चीज ये याद रखोगे कि ये भी थ्योरी बोलती है। ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बना के पूछा गया है कई बार, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स के हिसाब से याद रखना कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। अब 2-3 कथन दे देंगे आपको, ओनली 1, ओनली 2, तो है ना इस तरीके की। चंद्रमा की आयु तथा जौरीय प्रभाव, इसको आप लोग डिटेल में पढ़ोगे जब हम अभी अंदर जाएंगे। ये क्या है? एज ऑफ द मून एंड टाइडल इफेक्ट। अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आप लोगों को। ऐसा माना जाता है कि मून और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसके कारण आपके ज्वार एवं भाटा आते हैं, ठीक है ना। टाइड एंड ईब आता है। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि ये टाइड क्या है। जब समुद्री स्तर बढ़ जाता है तो उसे टाइड बोला जाता है, लो हो जाता है तो उसे ईब बोला जाता है। ये सारी चीजें देखेंगे अलग से, ठीक है। तो बस अभी इतना याद रखो कि पृथ्वी की आयु किसके हिसाब से मानी जाती है? एज ऑफ मून के हिसाब से, कि जब उसकी नेचुरल सैटेलाइट बनी उसी समय पे हमारा प्लेनेट भी बन गया था। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। और भी कुछ साक्ष्य हैं जैसे कि सागरीय लवणता, मतलब सैलिनिटी। पृथ्वी जब बनी तभी समुद्र बन गए, है ना। और इस अर्थ में से जो बेसिक तत्व हैं, जो लाइट मिनरल्स हैं जैसे कि सॉल्ट, वो समुद्र में मिलते चला जा रहा है। तो जितनी ज्यादा सैलिनिटी उतनी ज्यादा एज अर्थ की, इस तरीके से माना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है वो है रेडियो एक्टिव
ठीक है ना, रेडियो एक्टिवता, ठीक है ना, क्या नाम आता है, रेडियो एक्टिवता। हाँ इस तरीके से, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देख लेना। रेडियो एक्टिवता मतलब इसी को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, हम कुछ ऐसे मिनरल्स लेते हैं और ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं जिससे हम किसी भी चीज की एज निकाल सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कार्बन डेटिंग का नाम सुना होगा, कार्बन डेटिंग सुने हो, कार्बन डेटिंग से हम किसी भी चीज की क्या निकालते हैं, जैसे कोई रॉक मिल गई हमें, तो वो रॉक कितनी पुरानी है, पुरातात्विक विभाग वाले, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले, कोई बोन मिली, रॉक मिली, ठीक है ना, कोई भी ऐसा साक्ष्य मिलते हैं, तो कार्बन डेटिंग की मदद से RC14 नाम देता है इसका, है ना, कार्बन डेटिंग की मदद से एज निकाली जाती है कि ये कितनी पुरानी है, बोन है या आपकी जो भी चीजें। समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है यहां तक अभी, कि अर्थ की जो उत्पत्ति हुई है उसकी एज के लिए अलग अलग सोर्सेस मिलते हैं। जैसे क्या क्या बात की जाती है, सन और अदर स्टार्स के बराबर ही अर्थ की एज है। दूसरा क्या बोला जाता है, दूसरा बोला जाता है मून और टाइडल इफेक्ट जितने आते हैं उसके हिसाब से सन की अर्थ की एज है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जाता है, आपको बोला जाता है जितनी समुद्र में खारापन है, जितनी लवणता है, मतलब जितनी सैलिनिटी है, वही क्या है, हमारी अर्थ की एज है। और सबसे ज्यादा फेमस हमारी एक्टिव मतलब कौन सी प्रोसेस है, रेडियो एक्टिविटी। सबसे एग्जैक्ट एज, मतलब एग्जैक्ट तो मानी नहीं गई है, लेकिन फिर भी सबसे नियरेस्ट एज कौन बताता है, रेडियो एक्टिविता या रेडियो एक्टिविटी। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो अब यहां से समझने वाली चीज शुरू होती है, एक एक करके चीज समझेंगे। देखो अर्थ का एटमॉस्फेयर किस तरीके से बना, तो शुरुआत में अर्थ में कौन सी गैसेस थी, हाइड्रोजन और हीलियम। हमने देखे हैं जितने भी गैस, जितने भी आपके प्लैनेट्स आए सब में कौन सी गैसेस थी, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। इधर था आपका सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, ठीक है। इस तरीके से समझो। ये सन की सोलर फ्लेयर्स के बारे में मैंने बताया था, आप लोगों को याद आ रहा है, सोलर फ्लेयर्स के बारे में देखे थे, सौर ज्वालाओं के बारे में देखे थे। तो जब ये सोलर फ्लेयर्स निकली ना शुरुआत में, जब ये प्लैनेट्स बने और जब ये सोलर फ्लेयर्स निकली, तो क्या हुआ, इन सोलर फ्लेयर्स ने ये जो पास वाले ग्रह थे ना, इनका वायुमंडल साफ कर दिया। मतलब वायुमंडल को क्या करे, बहा के ले गए, ठीक है। इसलिए ये जो ग्रह मिलता है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, मरकरी है, ठीक है ना। तो इसमें जो इसके पास भी क्या था, वायुमंडल था, लेकिन इन सोलर फ्लेयर्स ने इसकी वायुमंडल को पूरी तरीके से क्या कर दिया, खत्म कर दिया, बहा के ले गए। इसलिए क्या आज मरकरी में कोई वायुमंडल पाया जाता है क्या, नहीं। इसलिए ये सबसे ज्यादा गर्म है क्या, नहीं। सबसे ज्यादा गर्म कौन पाया जाता है, वीनस। क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम नहीं है। हाइड्रोजन हीलियम तो सोलर फ्लेयर्स उड़ा के ले गए, क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड बचा। इसीलिए ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह माना जाता है, और गर्म है इसीलिए चमकता है, चमकता है इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, द शाइनिंग स्टार। पढ़ चुके ना हम ये सारी चीजें, है ना। ये कौन सा है, वीनस। इसके कितने सैटेलाइट, 0। इसकी कितनी सैटेलाइट है, 0, ठीक है ना। मार्स के कितने सैटेलाइट, मार्स के कितने सैटेलाइट, मतलब कितने प्राकृतिक उपग्रह, मार्स के 79, मार्स के, हाँ कौन, बहुत बढ़िया, कितने हैं, 2 हैं, पेबोस और पेबोस सबसे छोटा है। कौन सा सबसे छोटा है, डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। गैनीमेड कौन से ग्रह का, जुपिटर। कौन से ग्रह का, जुपिटर। चलो इन सारी चीजों का रिवीजन करते रहना, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चंस आया हुआ था ये पेबोस डिमोस वाला पीएससी का, ठीक है। चलो यहां से रिवीजन करते हैं। देखो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है, जो आप लोग बैठ के सांस ले रहे हो ना फ्री में, ये कैसे आई, तो मरकरी का एटमॉस्फेयर तो गया, ठीक है ना। अब बात आती है किसकी, वीनस की। वीनस के पास भी जो हाइड्रोजन हीलियम था वो गायब हो गया, इसीलिए यहां पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर जब अर्थ की बारी आई तो अर्थ भी किससे मिलके बनी हुई थी, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बनी थी। लेकिन ये हाइड्रोजन और हीलियम को किसने गायब किया, सोलर फ्लेयर। अगर हाइड्रोजन हीलियम गायब ना होती तो सन में भी हाइड्रोजन हीलियम है और न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, संलयन होते चला जा रहा है। और आज भी सन कितना गर्म है देख रहे हो। अर्थ उसी तरीके की रहती, गर्म ही होती, क्योंकि अंदर से अगर मान लो भट्टी जल रही है तो बाहर का जो ढांचा होगा वो ठंडा थोड़ी होगा,
वो तो कैसा रहेगा, गर्म ही रहेगा। और गर्म रहता, अगर ये गर्म है, मान लो सन के सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस भी होता तो खड़े हो पाते क्या? नहीं हो पाते, लाइफ पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये सोलर फ्लेयर्स ने अर्थ का भी हाइड्रोजन और हीलियम को बाहर ले गया। इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम वाली चीजें सबसे ज्यादा नहीं पाई जाती हैं, है ना। सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे? नाइट्रोजन वगैरह। समझ में आया? ठीक है, तो वायुमंडल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अर्थ में जो आज हम गैसेस देख रहे हैं, ये गैसेस कैसे हुई। शुरुआत में इन सोलर फ्लेयर्स ने सारी चीजें उड़ा के ले गई, है ना। यही एकमात्र रीजन नहीं है, एक और रीजन, मैं पहले सारी चीज बता दे रहा हूं, फिर हम थ्योरी में जाएंगे। ठीक है, एक और रीजन आता है। सोचो, मान लो हाथ पैर में आप लोग को कहीं चोट लग गई है, ठीक है, या आलू बॉईल की हो आप लोगों ने। अब बाहर से तो आलू ठंडा हो जाता है, अंदर से गर्म रहता है ना। बाहर से लेयर, या चोट लग गई है तो बाहर से तो लेयर जम जाती है, लेकिन जबरदस्ती उसको निकालते हो अगर तो ब्लड आ जाता है कई बार। मतलब अंदर से वो घाव ताजा है, हरा है, अभी भी। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? उसी तरीके से कुछ पृथ्वी हुई। पृथ्वी एकदम बहुत ही ज्यादा क्या थी, गर्म गैस का गोला थी, गर्म, एकदम गर्मा गर्म गोला थी। ठीक है, अब जब धीरे धीरे ठंडी हुई, धीरे धीरे मतलब 1-2 साल नहीं, करोड़ों साल। कितना? इतना होने में 200 से 300 करोड़ साल लगे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो, तो जब धीरे धीरे अर्थ ठंडी हुई तो बाहर की लेयर थोड़ी सी ठंडी हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब अर्थ जब बनी थी तो एक ही तरीके की चीज से नहीं बनी थी, अलग अलग तरीके की चीज, कुछ भारी कुछ हल्की। समझ में आया? कुछ भारी थी कुछ हल्की। एक बात बताओ, जल्दी ठंडी कौन सी चीज होगी, ज्यादा भारी वाली या हल्की वाली? हल्की वाली चीज ठंडी हो जाएगी। जो चीज ठंडी होगी वो ऊपर आएगी और जो भारी रहेगी वो अंदर चली जाती जाएगी। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? इसीलिए पृथ्वी को अगर इस तरीके से केक के रूप में काटोगे तो आप लोग देखोगे, जो हम 3 तरीके की लेयर अभी आगे पढ़ेंगे, जो भूपर्पटी, जिसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट, है ना, मेंटल और कोर। ठीक है ना, ये लेयर पाई जाते, तो जितने आपके भारी वाले तत्व हैं, हैवी मिनरल्स हैं, वो कहां पाए जाते हैं, और लाइट मिनरल्स, हल्के वाले तत्व कहां पाए जाते हैं? क्रस्ट में। देखोगे आप लोग, क्रस्ट मिलके बनी है किसकी? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की। मेंटल मिलके बना हुआ है सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। और कोर मिलके बना हुआ है आपका निफी, आयरन और निकल का। समझ में आ रहा है? इसको निकल और आयरन, ये शॉर्ट फॉर्म में आगे दोबारा देखेंगे, अभी बस समझा रहा हूं आप लोग को। समझ में आया? भारी वाली चीज नीचे चली गई, हल्की वाली चीज ऊपर रह गई। ठीक है, तो अभी तो आप लोग को एक समझ में आया, 2 परतें देखने को मिली, भारी वाली नीचे और हल्की वाली ऊपर। लेकिन जब ये प्रोसेस हो ही रही थी, उतने में एक और कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड आके पृथ्वी से टकरा गया, एक बहुत बड़ी बॉडी आके टकरा गई। ठीक है, तो फिर से दोबारा से उसी पॉइंट में जाओ कि घाव लगा रहता है और पूरा अगर ठीक नहीं हुआ है और आप उसको निकाल रहे हो, वो पपड़ी जम जाती है ना, उसको निकालने में बड़ा मजा आता है ना। हाँ, तो निकाल रहे हो और घाव ठीक नहीं हुआ है, आपका जो भी वूंड था आपका वो पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है, तो ब्लड आ जाएगा। अरे हाँ या ना, सब नहीं किया होगा ये तो। क्लियर है? ठीक है ना। जब ब्लड आ जाएगा तो उसी हिसाब से सोचो, अभी पृथ्वी पूरी तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं आई थी, उतने में कोई ऑब्जेक्ट फिर से आके टकरा गया, तो समझो पृथ्वी को भी क्या मतलब चोट लगी। तो अंदर से जो लावा और जो गर्म चीजें थी फिर से बाहर आई ज्वालामुखी के रूप में। किसके रूप में? वॉल्केनो के रूप में। और जब वॉल्केनो आता है तो आप लोग को पता होगा बहुत सारी गैसेस, है ना, आपके जल वाष्प, ठीक है ना, वाटर वेपर, ये सारी चीजें किससे उत्सर्जित होती हैं? वॉल्केनो से उत्सर्जित होती हैं, है ना। जब वॉल्केनो से ये जल वाष्प वाली चीजें उत्सर्जित हुई, समझ में आ रहा है ना, कहानी कंटिन्यू चल रही है। जब जलवाष्प वाली चीजें उत्सर्जित हुई तो जब भी कोई गैस सीधे सीधे ऊपर उठती है ना, तो ऊपर किस चीज का निर्माण करती है? क्लाउड्स का। यह भी आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आने वाले समय में क्लाइमेटोलॉजी में आप लोग ये सारी चीजें पढ़ोगे। बस इतना चीज जानो कि जब भी हवा ऊपर, अभी गर्मी के बाद यहाँ बारिश हुई है, अभी यहाँ पे बारिश हुई, क्यों हुई? बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। लाइट एयर, जो हल्की गर्म हवा होती है, वो ऊपर उठती है। अरे ऊपर उठती है, तो जब भी बहुत भीषण गर्मी पड़ेगी ना, उसके कुछ दिनों बाद आप लोग देखोगे बारिश जरूर हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि हवा कहां उठ रही है? ऊपर। सारी चीजों का क्या कर रही है? एवेपोरेशन कर रही है। ऊपर जब भी सीधी हवाएं उठती हैं तो वो ऊपर क्या फॉर्मेशन करती हैं? क्लाउड्स फॉर्मेशन करती हैं, बादलों का निर्माण करती हैं। और ये बादलों में क्या होता है? कंडेंसेशन, वाष्पीकरण की चीजें होती हैं। और जब पूरा भर जाता है तो क्या हो जाती है?
बारिश हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ज्वालामुखी वगैरह उत्सर्जित हुए पूरे पृथ्वी में, है ना, और इन वॉल्केनोज के कारण क्लाउड फॉर्मेशन हुआ और ढेर सारी बारिश हुई, है ना, और धीरे से अर्थ में क्या आया, वाटर आई। जैसे जैसे वाटर आया, पृथ्वी की जो सरफेस थी, अर्थ की जो सरफेस थी, वो और ज्यादा जल्दी तरीके से क्या होने लगी, ठंडी होने लगी। इसीलिए तो पृथ्वी हमारी लेयर में पाई जाती है। आप लोग धीरे से लेयर्स पढ़ोगे। लेयर्स कैसे पढ़ोगे, लिथोस्फीयर, या बोला जाए तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ये वायुमंडल का है, ठीक है, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग अभी आगे पढ़ोगे, जब आप लोग हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ोगे, थोड़ा सा क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें आएंगी। उसी तरीके से पृथ्वी के अंदर की धरातल की सरफेस में भी लेयर पाई जाती हैं, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। मेंटल में भी इनर मेंटल, आउटर मेंटल, क्रस्ट में भी अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, इसमें भी क्या मिलेगा आपको, लिथोस्फीयर, जहां पे हम खड़े हैं जमीन, लिथोस भूमंडल बोला जाता है। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी किस तरीके से बना, जल मंडल बोला जाता है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब जल मंडल। तो ये सारी चीजों का निर्माण इस तरीके से हुआ। समझ में आया, कुछ क्लियर हुआ, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, पढ़ेंगे हम, ठीक है। यहां देख रहे थे हम, ये अर्थ की उत्पत्ति के सिद्धांत थे। यहां से शुरू करो। साक्ष्यों को सबसे ज्यादा मान्य साक्ष्य कौन सा था, रेडियो एक्टिविता, ये हमने चीजें देख लिए थे, ठीक है। शैलों की आयु जानने के लिए रेडियो एक्टिविता का आधार अत्यधिक उपयोगी है। रेडियो एक्टिविटी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है, क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्वों का रूपांतरण बहुत धीमी गति से होता है तथा उस पर किसी भी तरीके के दाब का, प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता। बस इतना जान लो कि रेडियो एक्टिविटी वाली जो चीजें हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। बाकी ये जो चीजें मैंने समझाया हूं, अब इन्हीं चीजों को देखेंगे, ठीक है। इसीलिए अलग अलग युगों में निर्मित अग्नेय शैल, अग्नेय शैल मतलब रॉक्स, वॉल्केनिक रॉक्स, अभी आप पढ़ोगे अलग अलग तरीके की रॉक्स मिलेंगी। एक्टिव तत्वों के रूपांतरण का अध्ययन करके शैलों की आयु लगभग 200 करोड़ वर्ष, 200 को इसको पूरा लिखना हो तो 200 से 300 करोड़ वर्ष कर लोगे, 200 से 300 करोड़ वर्ष कर लोगे, ठीक है ना। कि कोई भी पत्थर जो अर्लीस्ट रॉक्स पाए गए हैं उनकी एज करीब कितनी आकी गई है, 200 से 300 करोड़ वर्ष आकी गई है। क्लियर हो गया। चलो, प्रारंभ में पृथ्वी किस तरीके की थी, पृथ्वी चट्टानी तप्त ग्रह थी। चट्टानी तप्त ग्रह मतलब एकदम गरम गरम, एक हॉट बॉल की तरह की थी, ठीक है, हॉट बॉल की तरह थी, जिसका वायुमंडल विरल था। जिसका वायुमंडल मतलब समझ लो जिसमें एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा लाइट था। लाइट था मतलब हाइड्रोजन और हीलियम, जैसे कैसी गैसेस थी, हाइड्रोजन व हीलियम गैस से मिलकर बना हुआ था। समझ में आ रहा है ना। तो शुरुआत में जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था, एट स्टार्टिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। इस तरीके की कुछ हमारी अर्थ दिखा करती थी। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। और आज तो आप देखते हो ये इस तरीके की कुछ शुरुआती अर्थ पाई जाती है कि इस तरीके की थी, ज्यादा की ज्यादा सतह आपकी क्या थी, बहुत ज्यादा गर्म थी। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग है। दिस इज वेरी मतलब दिस इज अ वास्ट डिफरेंस फ्रॉम टुडेज अर्थ। आज की अर्थ से देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। अगर कुछ ऐसी घटनाएं पृथ्वी में हुई, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो इतने ज्यादा चेंजेस हुए। अब इतने ज्यादा चेंजेस एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल में तो हुए नहीं होंगे, ठीक है, बहुत लंबा समय लगा है इन सारे चेंजेस को, ठीक है। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिसके कारण चट्टानी संरचना और तप्त पृथ्वी मतलब गर्म वाली पृथ्वी एक ऐसे ग्रह में परिवर्तित हो गई जहां बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण पाया जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, ये क्लियर हो गया। थ्योरी मैंने, कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से हुआ है। पृथ्वी की संरचना किस तरीके से है, परतदार मतलब स्ट्रेटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्ट्रेटम। स्ट्रेटम मतलब स्ट्रेटा, परतों में पाई जाती है पृथ्वी लेयर्स में, ठीक है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के कोर तक जो पदार्थ है वो एक समान नहीं है। अभी हमने देखे लिथोस्फीयर में कुछ अलग चीजें मिलती हैं, समुद्र के तल पे जाओगे तो कुछ अलग चीजें मिलती हैं, एकदम कोर में जाओगे तो आपको आयरन भारी वाली चीजें मिलती हैं, ऊपर तरफ हल्की, नीचे तरफ भारी, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है, मतलब वायुमंडलीय पदार्थ मतलब जो आपके चीजें एटमॉस्फेयर में पाई जा रही हैं, पृथ्वी की सतह के ऊपर पाई जा रही हैं, जैसे जो गैसेज हैं उनकी डेंसिटी सबसे लो मानी जाती है, सबसे कम, क्योंकि वो हवाएं हैं, गैसेज हैं। पृथ्वी के सतह से इसके भीतर भाग तक अनेक मंडल हैं, अनेक मंडल, जैसे आप लोग पढ़ोगे अभी, है ना, समताप मंडल, भूमध्य मंडल, अलग अलग चीजें आएंगी, बस अभी थ्योरी बस देख रहे हैं हम, ठीक है।
और हर भाग के पदार्थ के अलग अलग विशेषताएं हैं और हर एक चीज की अलग अलग क्या है, स्पेसिफिक चीजें दी गई हैं कि कुछ जगह पे कुछ होता है, कुछ जगह पे अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। देखो शुरुआत में पृथ्वी किस तरीके की थी, ऑरेंज डॉट तरीके की थी, मतलब एकदम आग का गोला जैसी थी, ठीक है। स्नोबॉल अर्थ अगर देखोगे तो एज देखते जाओ, ये 3.8 टू 2.5 बिलियन ईयर्स अगो है, फिर उसके बाद 630 मिलियन ईयर्स अगो, फिर उसके बाद 200 से लेके 66 मिलियन ईयर्स अगो, 2.6 टू 11,700 ईयर्स अगो, और ये आज के समय में। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति एक समय में नहीं है, स्नोबॉल अर्थ, डायनासोर एरा, लास्ट आइस एज थी, प्रेजेंट डे अर्थ, आज के समय की अर्थ हो गई। अगर आप लोगों ने में से किसी ने अगर वो मूवी देखी हो आइस एज, कोई मूवी देखा है किसी ने आइस एज देखी हो, है ना। आइस एज एक ऐसी मूवी है जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से पृथ्वी में पहले बर्फ जमी हुई थी, फिर कभी क्या हुआ आपके बर्फ पिघलने लगी, है ना। कभी कभी उसमें अभी आप लोग ज्योग्राफी में एक सिद्धांत पढ़ोगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और उस आइस एज के एक पार्ट का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। मतलब किस तरीके से आपके कॉन्टिनेंट्स जो महाद्वीप हैं वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, ठीक है ना, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से दिखाई गई। किस तरीके से हाथी से भी बड़े बड़े हाथी हुआ करते थे जिनको क्या बोलते थे, मैमथ बोला जाता था। क्या बोला जाता था, मैमथ बोला जाता था, ठीक है ना। इस तरीके के अलग अलग ऐसे लंबे लंबे दांत वाले, तो बहुत सारी चीजें उसमें दिखाई गई। सारे के सारे उसमें विलुप्त एक्सटिंक्ट स्पीशीज का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो अर्थ एक समय में नहीं, बहुत लंबे समय, जैसे डायनासोर वगैरह के बारे में आप सब जानते हो, ठीक है। चलो तो अब देख रहे हैं हम कि स्थल मंडल किस तरीके से बना, एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब ये जिस पे हम खड़े हैं इसी को क्या बोला जाता है, स्थल मंडल। कहानी मैंने पूरी सुना दी है, बस अब समझने का काम करना। समझ में आ गया, क्लियर है भाई। गर्म थी तो ठंडी होगी, समय के हिसाब से तो ठंडी होती चली गई, ठंडी हुई, फिर कुछ चीज आके टकराई, ज्वालामुखी उत्सर्जन, फिर से धीरे धीरे ठंडी हुई, इसलिए लेयर बाय लेयर में क्या मिलती है हमें, पृथ्वी मिलती है। देखो उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। ऐसा पता चलता है जब हमने स्टडी किया कि ये सारी चीजें ऑलमोस्ट एक ही पदार्थ से, एक ही चीज से मिलकर बनी है ना। बहुत से ग्रहाणुओं को एकत्रित होने से ग्रह बनी है। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुसार हुई। अर्थ भी कुछ इसी तरीके से मिली है कि मतलब बहुत सारी चीजें इकट्ठी हुई, गर्म होती रही और समय के काल से क्या हुई, वो चीज ठंडी होती चली गई, जिसके कारण हमें आज की अर्थ, देखो इतने साल पहले पृथ्वी कुछ इस तरीके की दिखती थी और आज पृथ्वी किस तरीके की दिखती है, इस तरीके की में पृथ्वी में तो लाइफ पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, धीरे से 2.5 बिलियन ईयर्स अगो के समय में इस तरीके की कुछ पृथ्वी हुई, और आज के समय में पृथ्वी किस तरीके की देखने को मिलती है, इस तरीके से देखने से मिलती है, ठीक है। चलो इमेज के हिसाब से आप लोगों को थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाती है। देखो रेडिश दिख रही है यहाँ पे पृथ्वी, ठीक है ना, और रेडिश से धीरे 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 आज के समय में ज्यादातर किस तरीके से, कौन सा कलर बोला जाता है, ब्लू प्लेनेट बोला जाता है अर्थ को, ठीक है। तो आज के समय में कैसी हो गई है, ब्लू हो गई है, ठीक है। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में, अभी आप लोग अंदर पढ़ोगे, आउटर कोर जो है वो आप लोग का कैसा है, लिक्विड स्टेट में। देखो जब जब अर्थक्वेक आएगा ना तो अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूरी हो जाएगा। अभी आप लोग देखे उत्तर प्रदेश में अर्थक्वेक के झटके फील हुए हैं, है ना, ठीक है। तो उसका एपिसेंटर कहां था, अफगानिस्तान में एपिसेंटर था उसका। देखोगे आप लोग जब अर्थक्वेक पढ़ोगे, क्योंकि ये मतलब एपिसेंटर क्या होता है, केंद्र किसे बोला जाता है, भूकंप का, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं मैं कि जो अर्थ का सेंटर है, ये जो भूकंप के झटके हैं कुछ डिग्री में देखने को नहीं मिलते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर में मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आया था जिसको बोला जाता है एस वेव शेडो जोन, देखेंगे हम, छाया क्षेत्र बोला जाता है। 103 डिग्री से लेकर 143 डिग्री तक ये झटके देखने को, मतलब आपको वेव्स देखने को नहीं मिलेंगी। ये सारी चीजें आप लोग अर्थक्वेक में पढ़ोगे, ठीक है। तो इसके ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी के आंशिक अंदर थोड़ा सा क्या पाया जाता है, द्रव्य रूप पाया जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है थोड़ा सा। आउटर कोर जो है ना, जब आप लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ोगे तब उसमें देखने को मिलेगा ये वाली चीज जो है, इनर कोर आउटर कोर। ये आउटर कोर किस चीज की है, लिक्विड बोल लो, सेमी लिक्विड काइंड ऑफ, ठीक है। मोल्टन स्टेट में है, सबसे बेहतरीन क्या है, मोल्टन, पिघले हुए स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में, समझ में आ रहा है, द्रव्य रूप में है, ठीक है। इस अवस्था में रही है और तापमान की अधिकता के कारण हल्के और भारी पदार्थ घनत्व के अंदर कारण पृथक होना शुरू हो गए। भारी पदार्थ किधर आते चले जाएंगे, केंद्र में आते चले। अच्छा बताओ कौन सा क्षेत्र हल्का होगा, इधर वाले की डेंसिटी कम होगी या इधर वाले की, ऊपर वाले की, ऊपर की डेंसिटी कम है
और नीचे की डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए तो है, क्योंकि भारी पदार्थ कहाँ है सारे, निफी, निकल और आयरन, इसीलिए इसको निफे बोला जाता है, निकल और आयरन से मिलकर बनी हुई है। फी क्या होता है, आयरन होता है। समझ में आ रहा है, थोड़ी सी चीजें क्लियर हैं, वही सारे सिद्धांत है जो हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी पृथकीकरण के कारण, मतलब इसी डिफरेंशिएशन के कारण, इसी को क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन थ्योरी, डिफरेंशिएशन थ्योरी, यही पृथकीकरण का सिद्धांत लगा हुआ है। मतलब थोड़ी सी लेयर कुछ अलग तरीके से बनी है, उसके बाद की लेयर अलग तरीके से बनी है, उसके बाद की लेयर अलग तरीके से बनी है, ठीक है ना। इसी पृथकीकरण से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के कहां जाके शिफ्ट हो चुका है, सेंटर में, केंद्र में चले गए, और हल्के पदार्थ जैसे कि सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या फिर ऊपरी भाग पे आ गए। समझ पा रहे हो चीजों को, क्लियर है। जितने हैवी मिनरल्स थे वो कहां चले गए हैं, पृथ्वी के सेंटर में चले गए हैं, और जितने लाइट मिनरल्स थे वो कहां आ गए हैं, पृथ्वी के सतह पर आ गए हैं, और जो भारी मिनरल्स थे वो कहां जा चुके हैं, केंद्र पर जा चुके हैं। क्लियर हो गया। समय के साथ यह और ठंडे हुए, धीरे धीरे क्या होते चले गए, ठंडे होते चले गए, ठोस रूप में परिवर्तित हुए, धीरे से सॉलिड फॉर्म में आए, बाहर की चीज जमने लगेगी, समझ में आ रहा है, अंदर की चीज भले क्या रहे, लिक्विड रहे, ठीक है। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों को पृथक होने को, इस प्रक्रिया को विभेदन बोला जाता है, या क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन बोला जाता है। कि डिफरेंशिएशन की थ्योरी से ये सब क्या हुए, हल्के वाले ऊपर, भारी वाले नीचे। किसी जगह आपको एक कचरा या इस तरीके से चीजें घोल लो तो भारी भारी वाला तत्व कहां चला जाता है, नीचे, हल्के वाली चीज कहां तैर रही होती है, ऊपर तैर रही होती है। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघात, मैंने बताया ना, एक बहुत बड़ी चीज आके पृथ्वी से दोबारा टकरा गई, अच्छी खासी सब कुछ ठंडी हो रही थी, बढ़िया हो रहा था, है ना, इसी को बोला जाता है जाइंट इंपैक्ट, ठीक है। एक बहुत बड़ी चीज आके पृथ्वी से दोबारा टकरा गई, जिसके कारण क्या आए हैं पृथ्वी में, भूकंप नहीं, ज्वालामुखी, वॉल्केनोज उत्सर्जन हुआ है, ठीक है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ गया। अब भाई घाव को खरोच दिया गया ना दोबारा, तो तापमान क्या हो गया, पुनः बढ़ गया। फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई, जब भी किस तरीके की चीज होती है तो क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा उत्पन्न हुई, और विभेदन मतलब डिफरेंशिएशन का दूसरा चरण, इसको बोला जाता है सेकेंड फेज ऑफ विभेदन या सेकेंड फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, सेकंड फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। की मतलब पृथ्वी अच्छा खासा बढ़िया ठंडी हो रही थी, परत बनी रही थी, कि उतने में एक जाइंट इंपैक्ट हुआ, क्या हुआ, एक बहुत बड़ी सी चीज आके टकराई है, और पृथ्वी दोबारा से गर्म हो गई, दोबारा से एनर्जी रिलीज करने लगी, ठीक है। इसी को बोला जाता है डिफरेंशिएशन का सेकेंड फेज, ठीक है। था विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग अलग हो गया, ठीक है ना। जो परत ठंडी हो रही थी वो टूट रही थी, तो अलग अलग परतों में क्या हो गई, बढ़ गई। और ये देखो इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है ना। एक बहुत बड़ी चीज अर्थ से आके क्या हो गई, टकरा गई, है ना, इसीलिए अलग अलग लेयर में बनने लगी। ये देखो क्लियर हुआ यहाँ पे, चलो, है ना। अब इसके कारण अंदर की जो गर्म चीजें थी वो क्या होने लगी, बाहर निकल के आने लगी। देखो पृथ्वी के धरातल से कोर तक कई परतें पाई जाती हैं, अलग अलग परतें पाई जाती हैं, जैसे कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, उसी को इनर कोर और आउटर कोर में बांटा गया है। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है, हल्की चीजें ऊपर, भारी चीजें नीचे, क्रस्ट का डेंसिटी कम है, कोर की डेंसिटी ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना। ये देखो दिख पा रहा है यहाँ पे, बहुत आराम से देखो, अंदर की चीज दिख रही है एकदम धधकती हुई, ठीक है। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, ठीक है, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, और एकदम पतली सी लेयर दिख रही है आप लोगों को, ये पतली सी लेयर दिख पा रही है ना। ये पतली सी लेयर है केवल क्रस्ट, ज्यादा थोड़ी, 11 से 20 किलोमीटर बस तो है क्रस्ट। समझ में आया, क्लियर हुआ। बाकी तो सब देखो अंदर की चीजें हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, देखो इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, और ये एकदम बाहर की परत क्या कहला गई, क्रस्ट, ठीक है। एकदम ऊपर का छिलका क्या कहलाएगा, क्रस्ट कहलाएगा, ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक। हालांकि हमें इस टॉपिक को अलग से पढ़ना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ अलग से देखेंगे, कितना डेंसिटी है ना। ये सारे क्षेत्र यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा
ये इसको अलग कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ देखो ये लाइटिंग से अलग होता दिख रहा है, अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप लोगों को ये अलग होता दिख रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये देखो कलर का दिख रहा है, तो ये सब डिसकंटिन्यूटी है, असंबद्धता है। जो असंबद्धता हम पढ़ेंगे, मोह असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, आगे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अभी बस अर्थ का ओरिजिन समझो, ठीक है यहां तक, ठीक है। चलो अब देखो, हमने तो देख लिया कि पृथ्वी का सतह कैसे बना, है ना। अब देख रहे हैं कि वायुमंडल व जलमंडल का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है ना। वायु, ये भी टॉपिक मैंने समझा दिया आपको। जो सोलर फ्लेयर्स आ रही थी वो क्या बहा के ले गई? हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी शुरुआत में किस चीज की थी? हाइड्रोजन और हीलियम की थी। देखो वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं, मतलब आज के समय में जो आप एटमॉस्फेयर देख रहे हो उसके 3 फेजेस हैं, 3, है ना। पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का हाश्र हुआ। आदिकालिक वायुमंडलीय गैस मतलब जो शुरुआत में थी, कौन सी थी? हाइड्रोजन और हीलियम। हाश्र हुआ मतलब खत्म हुई, कौन ले गया? सौर ज्वालाएं, सोलर फ्लेयर्स ले गई। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप, हमने बताया ना कि ये जो चीजें टकराई उसी के कारण क्या हुई है? नीचे से ज्वालामुखी, ठीक है। भाप मतलब जल वाष्प, वाटर वेपर ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। उसके द्वारा क्या हुआ? आपकी जो चीजें टकराई थी, अर्थ का स्ट्रक्चर तो बना, साथ ही साथ वायुमंडल में भी मदद हो गई। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? देखो इस तरीके से। तीसरी अवस्था में वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, मैंने बताया आप लोगों को क्या, कि जब पानी गिरने लगा, है ना, तो धीरे धीरे प्लैंक्टन्स आने लगे। कौन आने लगे? प्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स सुने हो नाम? नहीं सुने तो कोई बात नहीं, ओशियनोग्राफी में आप लोग ये सारी चीजें पढ़ोगे। एक तरीके के सबसे छोटे समुद्री जीव पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलो ये बहते हुए मिलते हैं। वेल वगैरह क्या खाती हैं? इन्हीं प्लैंक्टन्स। पृथ्वी में अगर सबसे पहले किसी ने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की, किसकी? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की, तो वो किसके द्वारा हुई है? इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन्स के द्वारा हुई है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ने संशोधित किया। और जब फोटोसिंथेसिस होने लगे तो पहले ये पेड़ पौधे जीव जंतु नहीं थे, पहले पानी वाले जीव जंतु आए। अभी जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना कि किस तरीके से परमीशियन, डोविशियन, जुरैसिक, ट्रायसिक, ये सारी चीजें जब पढ़ेंगे तो आप लोग देखोगे सबसे पहले किस तरीके के जीव आए हैं? जलीय जीव, पानी वाले जीव, वाटर वाले एनिमल्स आए, ठीक है। चलो तीसरी अवस्था में ये सारे क्रैक्स दिख रहे हैं आप लोगों को। इसी क्रैक से क्या हुए हैं? ज्वालामुखी और अलग अलग तरीके की गैसेस निकली है, जिसके कारण फिर धीरे 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 फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू हुई। क्लियर हो रहा है? प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन और गैस व हीलियम गैस की अधिकता थी, वो सारी कौन बहा के ले गया? सोलर फ्लेयर्स, ठीक है। सौर पवन, देखो कौन बहा के ले गया? सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। उल्लेखनीय है कि ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं, वरन हमने देखे दूसरे ग्रहों पे भी। अरे याद आ रहा है? दूसरे ग्रहों पे भी हमने देखे ना कि दूसरे ग्रहों पे भी क्या हुआ है? ये सोलर फ्लेयर्स बहा के ले गई। ये वाली चीज दिख रही है? इसका भी बहा के ले गई, इसको भी ले गई, इसका भी ले गई। ये अर्थ है हमारी। क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो केवल अर्थ पे ही नहीं देखने को मिली है ये चीजें आप लोगों को दूसरे प्लेनेट में भी देखने को मिलती हैं। क्लियर है? पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव मतलब इन ऑल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस देखने को मिलती है। कौन सी प्रोसेस? हाइड्रोजन और हीलियम का बहा ले जाना बाय सोलर फ्लेयर्स, सोलर ज्वालाओं के मदद से हाइड्रोजन और हीलियम को बहा ले जाना। सारे के सारे पार्थिव, कितने पार्थिव ग्रह हैं? 4। कौन कौन से? के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या फिर समाप्त हो गया। या तो दूर धकेल दिया गया या तो हाइड्रोजन और हीलियम एंड हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो ज्वालामुखी से क्या निकलता है? सबसे प्रचुर मात्रा में ज्वालामुखी से गैस, जलवाष्प मतलब वाटर वेपर, जो मतलब हानि रहित हैं। हालांकि ज्वालामुखियों से महत्वपूर्ण मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह, हाइड्रोजन हैलाइड की भी उत्सर्जित हो सकते हैं। ये नोट बना के अलग से, जब वॉल्केनो वगैरह पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको अलग से देखने को मिलेंगी। ठीक है। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान, विभेदन मतलब फिर से डिफरेंशिएशन, भाई परत दर परत बना है, इसलिए हमारा वायुमंडल भी ऐसी थोड़ी है कि जो यहां पाई जा रही है वही ऊपर पाई जाएगी, जो नीचे है वही ऊपर भी है। समझ में आ रहा है ना? है ना? मतलब सॉरी, जो नीचे है वो ऊपर नहीं है, अलग अलग लेयर में बटी हुई है। ठीक है,
ठीक है, अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें जलवाष्प वगैरह बाहर निकली है ना, और जिसके कारण आज की वायुमंडल का क्या हुआ है, उद्भव हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखो, आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन गैस वगैरह वगैरह ये दूसरी चीजें थी, है ना। यह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैस धरती पर आई है, इसे क्या बोला जाता है, डीगैसिंग बोला जाता है। द प्रोसेस, इसको इंग्लिश में लिखो, द प्रोसेस बाय विच, the process by which gases escaped out from the center of the earth into the atmosphere. This process is known as degassing. इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, डीगैसिंग बोला जाता है। हिंदी में लिखा हुआ है, वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी की आंतरिक गैसें निकलकर कहां आने लगी हैं, बाहर आपके वायुमंडल में आने लगी हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, गैस उत्सर्जन बोला गया है, या फिर डीगैसिंग बोला गया है। क्लियर हुआ यहां तक, समझ में आ गया। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ अर्थ में देखोगे आप लोग, लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया, मतलब एवोपोरेशन के बाद कंडेंसेशन के बाद बारिश हुई, बारिश के बाद ये हमारी पृथ्वी आज की नीली ग्रह बन गई। समझ में आ रहा है ना, मतलब पानी पानी हो गया। क्लियर हो गया। ठीक है, लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ। अब नेक्स्ट स्टेज में आप लोग को यही देखना है कि किस तरीके से लाइफ बनी है। जो देखते हैं हम लोग जुरासिक पार्क, वो जुरासिक पार्क क्या है, एक एज है जब जुरासिक वर्ल्ड चला करता था। इसीलिए जितनी डायनासोर वाली मूवी है सबका नाम क्या डाल दिया जाता है, जुरासिक। एक एज थी जुरासिक, ट्रायसिक, परमिशियन, डोविनियन। ठीक है, देखोगे आप लोग। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई। इसी फोटोसिंथेसिस से तो प्लांट्स बने, और प्लांट्स वगैरह के कारण आज ऑक्सीजन इतना ज्यादा है जिसके कारण हम हैं। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। बहुत समय तक सबसे पहला जीव जो फिश वगैरह आई है केवल ओशियंस में थी। बहुत समय बाद में लैंड में, टेरेस्ट्रियल में कोई ना कोई ऑर्गेनिजम्स आए हैं। क्लियर हो गया यहां तक, समझ में आ रहा है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। समझ में आ गया। फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बढ़े, इसी से हमारे क्या बनते चले गए, ओशियंस बनते चले गए। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा आ गई, मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई। और जब ऑक्सीजन भर गई तब हमारी उत्पत्ति हो रही है धीरे धीरे। समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीजें किसके बारे में देखा हमने, अर्थ की उत्पत्ति। तो तीनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि ये जो सरफेस जिस पे हम खड़े होते हैं, जिसे हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, स्थल मंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिथोस्फेयर या स्थल मंडल बोला जाता है। ये स्थल मंडल किस तरीके से बना। दूसरी चीज हाइड्रोस्फेयर, जल मंडल। हाइड्रोस्फेयर मतलब जल मंडल किस तरीके से बना। और तीसरी चीज एटमॉस्फेयर। अरे तीनों चीज देख लिए ना, मतलब वायुमंडल किस तरीके से बना। ठीक है ना, ये तीनों चीज हमने देख लिए। अब हम देखेंगे किस तरीके से एज आई है, और इसके बाद हम एंटर कर जाएंगे किसमें, जियोमॉर्फोलॉजी में। एक एक चीजें देखेंगे किस तरीके से अर्थ में अलग अलग तरीके की संरचनाएं हुई हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।